हाँ जी बच्चों, पढ़ाई के अलावा सब ठीक है। आज हमें सैलरी का ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रूल आपको 3-7 याद है क्या? याद है? रूल कहाँ तक करवा लिए थे मैंने? 3-7 तक। 3-1 क्या था? जल्दी जल्दी बताओ। 3-1 क्या था? घर। 3-2 गाड़ी। 3-3 डोमेस्टिक सर्वेंट स्वीपर। अब तो बोलूंगा 3-4 गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। 3-5 एजुकेशन। 3-6 टिकट्स वगैरह अभी तक करा नहीं हमने। 3-7 में बहुत सारे थे, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या कर रहे हैं? 3-8 रूल 3-8। ये 3-7 का 8 नहीं है, ये क्या है? रूल 3-8, ठीक है। मतलब सब रूल 8 है ऑफ रूल 3। क्या है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर क्या दे? स्वेट इक्विटी शेयर दे, तो आपके लिए फायदा है यानी एम्प्लॉय के लिए फायदा हो गया है नहीं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्वेट इक्विटी शेयर दे तो वो आपके लिए फायदा है, ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूं सीधा। एबी कंपनी लिमिटेड 1000 स्वेट इक्विटी शेयर्स टू श्रीचंद। एबी लिमिटेड ने क्या किया? 1000 इक्विटी शेयर्स दिए किसको? अपने एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय के लिए फायदा है। और कितने रुपए पर दिए गए? तो शेयर्स वर अलॉटेड एट 200। मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200। तो सर फायदा क्या हुआ? फिर तो पैसे दे के शेयर खरीदा है? नहीं। फेयर वैल्यू कितने की थी? 300। तो कंपनी क्या बोलती है? आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपको सस्ते रेट पर क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे। 300 रुपए का शेयर कितने पर दे दिया? 200 पर। फेयर वैल्यू कितनी थी? 300 रुपए ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय द अलॉटी। द फेयर मार्केट वैल्यू वाज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, इसका एक मेथड है जो मैं आपको बता दूंगा, बट आज तक कभी भी किसमें नहीं आया। एग्जाम में आपकी स्टडी मटेरियल पे लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बताना होगा। जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है तब क्या देकर आया? फेयर मार्केट वैल्यू देकर ही आया। तो आप बताओ मुझे एम्प्लॉय के लिए कितना फायदा होगा? 100 का। कैसे? 300 रुपए की चीज आपको 200 पर दे दूं मैं। आज आपको 300 रुपए की चीज 200 पर दे दूं तो आपको कितने का फायदा होगा? 100 का। तो सिंपल सी बात है बस, 100 रुपए का क्या आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। ऑप्शन एक्सरसाइज किया मतलब मैंने यहाँ कंपनी को कितने रुपए दिए? 200। कंपनी ने मुझे कितने रुपए का शेयर दे दिया? 300। तो अभी मेरे हाथ में सिर्फ क्या है? शेयर है। लेकिन मेरे ऊपर कितने रुपए पर टैक्स लग जाएगा? 100 पर। अब आज नहीं तो कल मैं इस शेयर को बेचूंगा। आज नहीं तो कल मैं इस शेयर को बेचूंगा, तब क्या आएगा? कैपिटल गेन। तब क्या आएगा? कैपिटल गेन। शेयर बेचने पर क्या आएगा? कैपिटल गेन। अब वो बात भी साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन में नहीं करेंगे क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है। जब हमने ओरिजिनल क्लास में सैलरी की थी तब मैंने ये वाला पार्ट छुड़वा दिया था कि हम ये कैपिटल गेन की बात करेंगे, और कैपिटल गेन में आपको करवा दिया था। लेकिन अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन इतना तो पता है ना कि शेयर बेचने पर आने वाला गेन क्या है? कैपिटल गेन, अनलेस वो आपका बिजनेस ना हो। तो एम्प्लॉय के लिए बिजनेस नहीं होगा शेयर खरीदने बेचने का, तो पक्का इसके लिए कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में। अब मान लो कि एम्प्लॉय इसको आगे कितने में बेच देता है? 1000 रुपए में। एम्प्लॉय आगे कितने रुपए में बेच देता है? 1000 में। अब पहले मुझे बताओ एम्प्लॉय ने खरीदा कितने में था? 200 में। एम्प्लॉय ने खरीदा कितने में था? 200। उस समय फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 300। उसने कितने रुपए पर टैक्स ऑलरेडी दे दिया? 100। 100 रुपए पर टैक्स कहाँ दे दिया? सैलरी एड में, जब उसको वो शेयर मिला। अब मुझे बताओ जब कैपिटल गेन आएगा तो यहाँ से कितना रुपए माइनस करने? 300 रुपए। यहाँ पर कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? 300। भले ही उसने कितने रुपए में खरीदा था? 200 में, लेकिन यहाँ कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? 300। तो कैपिटल गेन निकालते समय इस शेयर की कॉस्ट क्या ली जाएगी? 300। वो 300 क्या होगा? उस समय का फेयर मार्केट वैल्यू। अब आपको मैं बता देता हूँ 300 क्यों लेना चाहिए, ठीक है। हम वैसे रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट से सुनो। मैं एम्प्लॉय हूँ। मैंने शेयर खरीदा कितने में? 200 में। मेरी जेब से गए 200 और वापस बेचा कितने में? 1000 में। तो मेरी जेब में वापस कितना है? 1000। तो कुल मिला के मुझे कितने पर टैक्स देना चाहिए? 800 में। तो 800 में से 100 पर तो मैं उसी समय जब मिलता है उसी समय दे देता हूँ, तो बाद में कितने पर टैक्स आना चाहिए? 700। और 700 पर तभी आएगा जब कितना कॉस्ट ली जाए? 300। और 300 क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू। तो जब इसको सब्सिक्वेंटली बेचेंगे तो कैपिटल गेन का सेक्शन है 49(2)(a), उसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी इस एम्प्लॉय के लिए? उस समय की फेयर वैल्यू जो सैलरी में हमने टैक्स लगाते समय कंसीडर की थी। सैलरी में टैक्स कितने पर लगा? 100। लेकिन फेयर वैल्यू क्या कंसीडर की थी? 300, ठीक है। तो कॉस्ट क्या ली जाएगी बच्चों? जो फेयर मार्केट वैल्यू कब होगी? सैलरी में टैक्स लगाते समय। तो अभी देखो, व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड टू श्रीचंद। तो पहले तो परक्विजिट वैल्यू मतलब सैलरी में क्या टैक्सेबल होगा? 3 लाख माइनस 2 लाख कितना आ गया? 1 लाख, ठीक है।
ये 1726 क्या है, अभी मैं आज या कल मैं थ्योरी वाली क्लास लूंगा ना, सेक्शन 17 सेक्शन 16 ये थ्योरी के हैं, ठीक है, उसमें बता दूंगा, ठीक है। एक बार 1726 को भूल कर क्या याद रख लो, रूल 8। 1726 में ऐसे मोटा मोटी ऐसे देख लो कि 1726 में क्या लिखा हुआ है कि स्वेट इक्विटी शेयर पर टैक्स लगेगा, और कैसे लगेगा, एज पर रूल 38, ठीक है, एज पर रूल 38। तो ये मेथड तो किसका हो गया, रूल 38 का। और टैक्सेबिलिटी का गवर्निंग सेक्शन कौन सा है कि इसमें लिखा हुआ है कि इसको हम क्या मानेंगे, परक्विजिट, ठीक है। और बाद में जब इसको बेचेंगे तब किस साइड में टैक्सेबल आएगा, कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में कॉस्ट कितनी ली जाएगी, एज पर सेक्शन 49(2)(a). कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 49 समझ रहे हो, कैपिटल गेन का था ना, 45 से 54 तक किसके सेक्शन थे, कैपिटल गेन के, नालायक 45 से 55 तक थे, ठीक है। 55 किसका था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 56 किसका था, अदर सोर्स का। मैं बात बोल दूंगा फिर चिढ़ जाओगे तुम। 40 अभी चलो ठीक है। तो अब बताओ बेचेंगे तो कॉस्ट क्या रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू। वो किस सेक्शन में लिखा हुआ है, 49(2)(a) में क्या लिखा हुआ है, where the capital gain arises from the transfer of sweat equity share, the cost of acquisition of such share shall be taken to fair market value which has been taken into account for the perquisite valuation under section 17(2)(6). 17(2)(6) में जो perquisite valuation के लिए ली गई है वो क्या ली जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू। तो 17(2)(6) में क्या है, वो फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी जो मैंने क्या ली थी, बोलो। 17(2)(6) में जो टैक्स लगाने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू ली थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी जब कैपिटल गेन में इसको सब्सिक्वेंटली बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट में ये पूछा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे ली जाएगी, जो आया था ना 300 रुपए, वो कहां से आया था, 200 रुपए तो एक्सरसाइज प्राइस था, मैंने किसको दिया था, वो 200 रुपए तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को दिए थे कि ले और मेरे को शेयर दे, लेकिन 300 कहां से आया था। अगर वो शेयर क्या है, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो कैसे लेने, in case where the date of exercise on the date of exercising option share of the company is listed on recognized stock exchange। ये आज तक नहीं आया, तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन तुम्हारे स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑन द शेयर ऑन दैट डेट। मतलब जिस दिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं इस दिन ओपनिंग प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था, उसका क्या ले लो, एवरेज, ठीक है। तो मान लो 18/8 को मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे शेयर दिया, तो 18/8 का ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज ले लो। अब वो बीएससी पर भी लिस्टेड है और एनएससी पर भी लिस्टेड है, तब क्या होगा, मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर है, तो बीएससी का लेंगे या एनएससी का, जिसमें उसकी क्या हुई थी, हाईएस्ट वॉल्यूम हुई थी उस स्टॉक एक्सचेंज का। कहां पर है, सेकंड लास्ट लाइन में हाईएस्ट वॉल्यूम को अंडरलाइन कर लो, सेकंड लास्ट लाइन में किसको अंडरलाइन कर लो, हाईएस्ट वॉल्यूम को, ठीक है। अब अगर ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, अब 18/8 को मैंने क्या लिया, शेयर लिया, अगर कब लिया मैंने शेयर 18/8 को, और 18/8 को क्या नहीं हुई है, ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, तब किस पर ले लो, 17/8 को। 17/8 को नहीं हुई है तो फिर 16/8 को। किस दिन ले लो, क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन प्रीसीडिंग सच डेट। क्लोजेस्ट का मतलब जो आपके क्लोजेस्ट है वो, मतलब जैसे आज ट्रेडिंग नहीं हुई है तो आज से पहले वाली क्लोजेस्ट डेट, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। और अगर सेम वही बात है, अगर दोनों में ही क्या हुई है, एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है तो फिर हाईएस्ट वॉल्यूम वाले का क्लोजेस्ट डेट का लेना, ठीक है, बोलो। और अगर शेयर लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, तब क्या होगा, वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। मर्चेंट बैंकर लेगा, मर्चेंट बैंकर की वैल्यू आएगी, वो तुम्हें सीधा क्वेश्चन में दी होगी। पहली बात तो ये एवरेज भी नहीं लेना होगा आपको, सीधा क्वेश्चन में दिया, बाई चांस आ जाए तो थ्योरी में तो आप कर लेना, ठीक। स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या होगा, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ वो, या उससे पहले वाली डेट, अर्लियर वाली, लेकिन 180 दिन से पहले वाली डेट नहीं होगी, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय से कुछ ले लिया तो वो माइनस होता है, वो तुम्हें पता ही है, जैसे हमने किया ही है माइनस, इसमें 100 रुपए लिए हैं तो वो माइनस, 200 रुपए लिए हैं तो वो हमने माइनस किए ही, पक्का। तो इस तरह से वैल्यू आएगी। ये कौन सा था बच्चों, 38। 37 में याद है, इसे तो फालतू ज्ञान चाहिए, कट में C फॉर क्लब, क्रेडिट कार्ड, तो इसे तो फालतू ज्ञान चाहिए वाला C था। कट में क्या था, क्लब, उसके बाद में यूज ऑफ असेट, और फिर क्या था, ट्रांसफर ऑफ असेट। ये कहां तक हो गए थे, इसे तो फालतू ज्ञान चाहिए, कट। 371 372 कहां तक हो गए थे,
अरे कट में क्या था, यूज ऑफ एसेट क्या था, कृषि यू 378 क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट, वो 7 378। अब इसमें भी 379 है। 379 क्या है बता दिया था क्या? अब मैंने बोला था कि कहां तक रूल बनाएंगे, तो आपने ट्रांजेक्शन पे हाँ हो गया था। तो 379 क्या है, इसके अलावा कुछ भी, जैसे मैंने तुम्हें किसका एग्जांपल दिया था, लॉन्ड्री का, तो वो किस में आएगा, 379 आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पर। टेलीफोन के बारे में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, या मैंने तुम्हें बता दिया था, लिखा आया हूं मैं, ठीक है। 379 में भी कवर नहीं होगा टेलीफोन। अब हम बच्चों क्या बात करें, डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब क्या है, 80C वाली डिडक्शन, चैप्टर 6 वाली नहीं। सैलरी में पहले से ही खुद क्या मिलती है डिडक्शन, पहले तो सैलरी में क्या मिलती है डिडक्शन, बहुत सारे एड्स में पहले से अपनी डिडक्शन मिलती है। जैसे सैलरी में मिलेगी, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, वैसे अपने अपने ऐड में डिडक्शन मिलती है। फिर पांचों ऐड की इनकम एग्रीगेट होती है और क्लबिंग हो जाती है, और क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। फिर क्या आता है चैप्टर 6 से, उसमें 80C और की क्या मिलती है डिडक्शन। तो पहले अब हम सैलरी वाली डिडक्शन पढ़ रहे हैं। डिडक्शन 3 तरह की होती है बच्चों, 3 डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। 16(1) है, 16(2), 16(3). और कोई आए ना आए, आपको ये सैलरी का क्वेश्चन आएगा तो पक्का लगानी है। सैलरी का अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) वाली तो आपको पक्का देनी ही है, पक्का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स डिडक्शन है, कितने रुपए की, 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो आपकी सैलरी 37,000 है, तो आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी, 50,000 की, और 13,000 नेगेटिव इनकम हो जाएगी, नहीं, कितने की मिलेगी, 37। बाकी उसको टैक्स वैसे ही नहीं देना, डिडक्शन ना भी ले तो भी। 50,000 की अगर मेरी इनकम है तो क्या होगा, वैसे 2.5 लाख तक वैसे ही टैक्स नहीं देना। तो जो फालतू की बात है 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी, हाँ ये हो सकता है। आप थ्योरेटिकल बात बनाओ तो सैलरी 50,000 की और कैपिटल गेन 5 लाख का, सैलरी 40,000 की और कैपिटल गेन 5 लाख का। भाई सैलरी की इनकम के अलावा और इनकम भी तो हो सकती है। तो बस ये ध्यान रखना, भाई मान लो कि जिस आदमी की सैलरी कितनी है 40,000, तो उसको डिडक्शन ले चाहे ना ले वैसे ही टैक्स नहीं आएगा, लेकिन कल को बाकी इनकम हो पीजीपी और उनकी, ठीक है, तब आएगा। तो यहाँ पर डिडक्शन कितने की मिलेगी, 40 की, ना कि 50 की। तो फिक्स डिडक्शन है 50,000 रुपए तक की, 50,000 रुपए तक की। सैलरी कम है तो फिर क्या होगी, कम मिल जाएगी। 16(1)(a). उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉइज को, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, गवर्नमेंट इंप्लॉइज को। कितनी मिलेगी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, आप अपने कस्टमर आते हैं, उसको चाय पानी पिलाना है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए आपको क्या मिलते हैं, रुपए। तो ये अलाउंस जो मिला है वो पहले फुली टैक्सेबल है। फुली टैक्सेबल का मतलब पहले आपकी सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। और फिर अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई है, तो आपको इन तीनों का लोएस्ट डिडक्शन मिलेगी। और यहाँ सैलरी में सिर्फ क्या है, बेसिक सैलरी, ना डीए, ना कमीशन, ना और कुछ, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए सैलरी का मतलब सिर्फ